अगर कोई साबित कर दे तो उसे 1 लाख का इनाम हम देंगे। साबित करके दिखाएं। बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री मैदान में आ चुका है, अब कुत्तों का राज नहीं चलने वाला है। बहुत सारे लड़के जो हैं पढ़ करके, वो कहते हैं बहुत से लोग कि पढ़ कर लो पढ़ाई और पकड़ लो कढ़ाई। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। स्वागत है आपका कलम हिंदुस्तानी मीडिया में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शरीफ। आप देख रहे हैं कलम हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपको मौजूद है जिला सहारनपुर में। आज यहां पर ओवैसी साहब आए थे और यहां पर तमाम कार्यकर्ता और तमाम लोग यहां पर मौजूद है। आज हम उनके कार्यकर्ता से बातचीत करते हैं कि आज ओवैसी साहब आए थे, आप उन विषय में के बारे में क्या कर गए और आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आज ओवैसी साहब आए थे, किस विषय को लेकर बातचीत? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे। आपने देखा होगा ग्राउंड में पैर रखने की जगह नहीं थी, किस कदर दीवानगी थी। कोई छत आपको ऐसी नहीं नजर आ रही होगी जिस पर नौजवान और हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें आपको नहीं नजर आ रही होगी। बड़ी बुजुर्ग हमारे यहाँ बड़ी तादाद में पहुंचे। ये भीड़ इस चीज को दिखाती है कि मुसलमान अपने प्लेटफार्म पर आ चुका है। अब अपना नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को समझ चुका है। जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि हम मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा के वोट ले लेंगे, वो इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल के फेंक दे। अब मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पतंग का निशान सुरक्षा और सम्मान के साथ चलने के लिए प्रॉपर तैयार है। आपने देखा होगा कि रामपुर की यूनिवर्सिटी के बारे में भी नोटिस आ चुका है कि 15 दिन का उसका टाइम दिया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? रामपुर की यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान साहब, जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया, उन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और समाजवादी पार्टी को खड़ा कराया उत्तर प्रदेश के अंदर। आजम खान साहब के पास सिर्फ ये दौलत है जो उन्होंने कौम को देने का काम किया था, और जौहर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी थी। उनके बेटों के पास चार्टर्ड प्लेन नहीं है जो मुलायम सिंह के बेटों के पास है। उनके परिवार में सैकड़ों विधायक और एमएलए नहीं है, विधायक और एमपी नहीं है। ये मुलायम सिंह के परिवार में आजम खान साहब ने सिर्फ अपनी कौम को एक यूनिवर्सिटी देने का काम किया था जिसमें हिंदू और मुसलमान सभी शिक्षा हासिल करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी अपने आप को कहती है कि हमारे प्रदेश के अंदर 37 सांसद है, हम देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे पास 110 विधायक है। किसी की आवाज सुनी आपने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए? जैसे 15 दिन का टाइम दिया गया है, अखिलेश यादव को मुखर होकर नहीं बोलना चाहिए था? चलो हमारे मुद्दों पर आप नहीं बोलते, हम मुसलमान हैं, हमारे मसाजिद और मदारिस गिराए जा रहे हैं, आप नहीं बोल सकते। लेकिन वो तो शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा का मंदिर है, जहाँ से सब शिक्षा हासिल करते हैं हिंदू मुसलमान, जहाँ से देश को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, जहाँ से इंजीनियर बन के निकलते हैं, डॉक्टर बन के निकलते हैं, लाखों बच्चे वहां से तालीम हासिल कर चुके हैं। ये चुप्पी क्या साबित करते हो? इस चुप्पी को आप दिखाकर किस चीज का डर है? बीजेपी से मिले हुए आप हो। अब मुसलमान जागरूक हो चुका है, अपनी पार्टी और अपने नेता के साथ चलने का काम करेगा। ये आगाज हो चुका है पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से ये भीड़ इकट्ठी कर आज नौजवानों ने दिखा दिया है कि अब हम मजलिस के साथ चलने का काम करेंगे, बैरिस्टर ओवैसी साहब के साथ चलने का काम करेंगे। सर आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि मुसलमानों ने अपना लीडर ओवैसी साहब को तस्लीम कर लिया है और इंशाअल्लाह 2027 में ये दिखा भी देंगे। इस बार इंशाअल्लाह 2027 में मजलिस का खाता खुलने जा रहा है यूपी से। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, असल में बी टीम वही लोग हैं, वही लोग जो है बीजेपी को सपोर्ट करते आ रहे हैं पीछे से। ओवैसी साहब एक वाहिद आदमी है जो बीजेपी के खिलाफ रहते हैं, संसद से लेकर सड़क तक लड़ते आ रहे हैं। वो मुसलमानों की नहीं, वो हर कौम की लड़ाई लड़ते हैं। मजलूमों का दर्द उनके अंदर है। क्या आपको उम्मीद है कि ओवैसी साहब के यहाँ से निकल जाएंगे? इंशाअल्लाह इस बार 10+ सीटें उनकी जरूर निकलेगी। खाता तो पक्का खुलने जा रहा है यूपी में। और जो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब अपनी जाति मफाद के लिए गठबंधन करना चाहते हैं, तो उनको होशियार हो जाना चाहिए कि शेर अब मैदान में आ चुका है, अब कुत्तों का राज नहीं चलने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब ये बी टीम है, इसके बारे में क्या कहना? बस जी, ओवैसी साहब ने मक्का मदीना में सबसे पवित्र जगह है, वहाँ खड़े होकर कह दिया कि हमने बीजेपी से कोई हमारा डील नहीं है, और सब कह चुके हैं। और ये साबित भी नहीं कर सकते कि बी टीम है, सिर्फ कह सकते हैं, इल्जाम लगा सकते हैं, साबित नहीं कर सकते। अगर कोई साबित कर दे तो उसे 1 लाख का इनाम हम देंगे। साबित करके दिखाएं। बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, अब तो देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमारे साथी हमारा साथ दे देते हैं कभी कभी। अब तो मन में हमने ये ठान लिए कि ओवैसी जी तुम्हारी खुशी की खुश होकर खुदा से दुआ मांगूंगा, कि ओवैसी जी तुम्हारी खुशी की खुश होकर खुदा से दुआ मांगूंगा। खुदा ना करे मुसलमान अगर रूठ भी जाए, अगर तुमसे नमाज पढ़कर तुम्हारी जीतने की दुआ मांगूंगा। अरे बालिस्टर है बालिस्टर। अरे समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता 5 मिनट
डिबेट कर ले हमारे ओवैसी साहब से, मान जाएंगे बी टीम वे या हमें बी टीम वे बी टीम कहने वाले, बी टीम में कांग्रेस वाले, बी टीम में समाजवादी पार्टी वाले, बी टीम में बहुजन समाजवादी पार्टी वाले, ये बी टीम। और ओवैसी पे इल्जाम लगाते, अरे साबित तो करके दिखाओ, हवाई बातें करते, बी टीम ये है, ये समाजवादी पार्टी वाले और कांग्रेस वाले ये खुद नहीं चाहते भाजपा उत्तर प्रदेश से पूरे हिंदुस्तान से चली जाए। अगर ये चाहते तो ओवैसी को गठबंधन में लेते, क्यों नहीं लिया गठबंधन में? ये खुद ही नहीं चाहते, क्योंकि अखिलेश के परिवार खानदान कुटुंब के आधे जो है ये समाजवादी पार्टी वाले खुद भाजपा में, ये है कारण। ये सर एक चीज हो रहा है, विपक्ष पार्टी कहती है, विपक्ष पार्टी इस बात को कहती है कि ये ओवैसी साहब वोट काटते हैं, ये कहाँ तक सर है? ये सब बकवास है, हवाई बात है सर। जब ये वोट काटते तो अपनी साथ क्यों नहीं लेते ने? अपनी साथ ले, ओवैसी जी को अपनी साथ ले, साथ मिलकर चले और फिर बताए कि वोट कौन काट रहा है। ये वोट नहीं काटते ओवैसी, ये अपना हक मांगने, मुसलमानों को अपना हक दिलाना चाहते, और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, बहुजन पार्टी ये मुसलमानों को उनके हक तक नहीं जाने देती, ये कारण। इसलिए ओवैसी को बी टीम बताया जाता है। ओवैसी की लड़ाई सिर्फ ये है, वे चाहते हैं उनको हक मिलना है मुसलमानों का, ये कारण है, इसलिए बी टीम बताया जाए। हक मांगना एक कारण बन गया है, जुल्म बन गया है मुसलमानों के लिए। आप क्या कहना? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मसाइल कैसे भी हों ता कयामत रह नहीं सकते, ये जालिम जुल्म की बनकर अलामत रह नहीं सकते, ये जालिम जुल्म की बनकर अलामत रह नहीं सकते। जिनका आज़्म है कि हमको चैन से जीने नहीं देंगे, ये जान लेकर खुद भी सलामत रह नहीं सकते। अब बात शुरू करने से पहले बात यह है कि आज जो है हक को दबाया जा रहा है। जो लोग हक की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, सुकून की बात करते हैं, उनको दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और हम उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जो लोग हक के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अमन और सुकून के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हम उनके खिलाफ ये बगावत करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन व अमानियत पहले भी बाकी था, आगे भी इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। ऐसा नहीं होने देंगे कि कहीं अगर कोई तालिब इल्म सफर कर रहा है, उसके ऊपर इल्जामात लगाकर उसको जेलों के अंदर डाला जा रहा है। आज हमारी मसाजिद, मदारिस और खानकाओं और कब्रिस्तानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा संविधान है कि जो यहाँ मुल्क के अंदर नफरत की आग को इस कदर भड़काया जा रहा है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम में यहाँ के अवाम को, यहाँ के खवास को बांटा जा रहा है। छोटे छोटे से बच्चों के अंदर इन्होंने नफरतों को पैदा कर दिया है। वो चाहे कोई सी भी पार्टी के लोग हैं, मैं उनको कहता हूँ कि ऐसा उनको हरगिज ना करना चाहिए। आज जिस तरह की यहाँ सरकार चल रही है, महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है कि महंगाई जो है आसमान को छू रही है और कारोबार को खत्म किया जा रहा है। कारोबार के ऊपर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, मुसलमानों की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कानून की जरूरत नहीं है कि जो सिर्फ एक तरफ एक आदमी की बात सुनता हो या अपनी कौम की बात सुनते हो। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सबको अपनी बात रखने का हक है और सबको अपनी बात रखनी चाहिए। और हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे मदारिस, हमारे मसाजिद अमन का पैगाम देते हैं, सुकून का पैगाम देते हैं, ये नफरत का पैगाम नहीं देते हैं। यहाँ से मोहब्बत, भाईचारे की बात की जाती है। हिंदुस्तान से अगर अंग्रेज भागा है, ये सिर्फ किसकी देन है? मदारिस की देन है, उलामा की देन है। आज अगर हिंदुस्तान आजाद है तो ये किस लोगों ने किया है? हमारे उलामा ने किया है, हमारे अकाबरीन ने किया है। आज इन दाढ़ी वालों को, आज इन टोपी वालों को ऐसे निशाना बनाया जा रहा है। किसी को कहा जा रहा है कि ये गलत है। ये गलत नहीं बल्कि ये सही थे, इसलिए अंग्रेज को यहाँ से भागना पड़ा। और जो लोग इन लोगों की टक्कर पे आएंगे और इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हो सकता है उनकी तबाही मच जाए, हो सकता है उनकी बर्बादी आ जाए। क्योंकि हम लोगों ने कभी नफरत को नहीं फैलाया है। हमारा जो है, हमारा खानदान या हमारा जो मजहब है वो किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं कहता है, और कोई भी मजहब किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं कहता है। जो लोग मजहब के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, वो मजहब को बदनाम कर रहे हैं। किसी भी मजहब के अंदर किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं कहा गया है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो जो है महंगाई जिस कदर बढ़ रही है इसको कम करे, और जो हमारे युवा इस तरीके से फिर रहे हैं जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है,
उनके रोजगार का इंतजामात किए जाएं और उनको अच्छी नौकरी दी जाए। आज नौकरी नहीं मिल रही हैं। बहुत सारे लड़के जो हैं पढ़ करके, वो कहते हैं बहुत से लोग कि कर लो पढ़ाई और पकड़ लो कढ़ाई। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, ऐसे लोग हमारे मुल्क में ना होने चाहिए। लेकिन विपक्ष सरकार तो कहती है कि हमने गरीबी खत्म कर दी। गरीबी कैसे खत्म हो गई है? गरीबी तो खत्म हुई नहीं है, गरीबी तो बढ़ रही है। गरीबी तो इस कदर बढ़ रही है कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ हमारे सहारनपुर के अंदर लकड़ी का कारोबार है, उस पर टैक्स इस कदर बढ़ा दिया गया कि उसको मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ रही है और उसको उतनी मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है जितनी वो मेहनत कर रहा है। तो गरीबी कैसे खत्म होगी? सरकार ने जो है तेल पे पैसे बढ़ा दिए, गैस पे पैसे बढ़ा दिए, यहाँ तक के बहुत सारे किराए बढ़ गए हैं। आवाम के लिए क्या किया है? आवाम को सिर्फ एक चीज दी है, उसको कहते हैं कोटा। 5 किलो राशन में आदमी कैसे गुजर बसर करेगा? ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि हमको 5 किलो राशन मिल रहा, कि हमारा काम चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अब वो लोग जो हैं, जिन लोगों का काम चल रहा है, एक आदमी तो किसान है, एक मजदूर है। किसान के यहाँ तो अनाज आ जाता है, मजदूर के यहाँ अनाज नहीं आता है। जो लोग कहते हैं कि हमारा काम चल रहा है, वो किसानों का काम चल रहा है। सरकार जो है किसान को भी उसी लेन में खींच रही है और मजदूर को भी उसी लेन में खींच रही है। ये क्या तरीका है? क्या ये झंझट बना रखा है? किसान के पास जब जमीन है, उसके पास कोई वसाइल हैं, तो उसको जो है कोटा क्यों दिया जा रहा है? क्या वजह है? उनको कोटा देने की क्या वजह है? जो कोटे के लायक लोग हैं, मैं कहता हूं सरकार को कि जो 50 बीघे के या 100 बीघे के काश्तकार हैं, उनको कोटा लेने की क्या जरूरत पेश आ रही है? ऐसे लोगों को कोटा ना दिया जाए। ये तो गरीब लोगों के लिए है और गरीबों का कोटा बढ़ा दिया जाए। ऐसे लोगों का कोटा काट दिया जाए जिनको कोटे की जरूरत ना हो। आप क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहेंगे, आज सहारनपुर में ओवैसी साहब आए, हम दिन से उनका शुक्र अदा करना चाहते हैं। ओवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं? जी मोहब्बत करते हैं हम। आप कहाँ से आए हो? हम तारपुर से आए हैं, गांव तारपुर, काशीराम के पास। और क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? बस जी इतना ही कहना चाहते हैं। और आप क्या कहना चाहते हैं? जी सबसे पहले तो मैं असदुद्दीन, हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सहारनपुर में आने के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनको बधाई देता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग हमें बी टीम कहते हैं, जो जुम्मन, जो अखिलेश यादव की पार्टी के अंदर है, जुम्मन, जिनको जुम्मन कहा जाता है, वो हमें बी टीम बताते हैं। हमारा एक सबूत नहीं है उनके पास बी टीम होने का। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उनके पास कोई सबूत है तो दिखा दो और हम दिखाए अखिलेश के कितने सबूत, अखिलेश यादव के, समाजवादी पार्टी के कितने नेता ऐसे हैं कि हम दिखाते हैं उनके सबूत। असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक सबूत दिखा दो। आप क्या कहना? जी कुछ लोग ये कहते हैं कि उस हिसाब से अकेले से क्या होगा। ये एक दिन नहीं होता, कुछ एक दिन जरूर होता है। एक दिन में नहीं होता, एक दिन जरूर होता है। जब मैं चला गया तो काफिला बनता चला गया, मंजिलें रास्ते आसान हो गए, मंजिलें के करीब हो गए। तो सर हमें गुमराह किया गया सब पार्टियों ने। आज तक हमारा हमदर्द कोई नहीं है, वोट के सब हमदर्द है हमारे। वोट हमारे सबको चाहिए, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी। जो कोई मुद्दे की बात आती है तो पार्लियामेंट के अंदर ओवैसी साहब ही धारते मिलते हैं, चाहे वो हिंदू का मसला है, मुसलमान का, या मस्जिद का मसला है, गिरजाघर का है, गुरुद्वारे का। तो तब जब भी पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं तो ओवैसी साहब बोलता है मुद्दे पर। ओवैसी आवाज उठाए 543 एमपीओ में, ओवैसी साहब आवाज उठाए हमारी हक की और वोट हम सपा को दे। ओवैसी साहब हक की आवाज उठाए, मुसलमान पर को मोल लॉन्चिंग हो या जुल्म हो तो ओवैसी साहब आवाज उठाए, वोट हम बसपा को दे। बोले 543 में ओवैसी साहब, वोट हम कांग्रेस को दे। जो हमारे यानी कि आज तक हमारे हक की आवाज उठाने वाले ओवैसी साहब है, लेकिन हम हमारे वोट का इस्तेमाल करना दूसरे लोग हैं। हम लोग ये कह के छोड़ देते हैं कि यार एक सीट में क्या होगा। नहीं मेरे भाई, कभी कभी ऐसा हो कि ताला दूसरे पर, चाबी अपने हाथ में हो जा। मैं एक एग्जांपल दूं आपको, एक चौटाला जी है, उनके पास 7 सीट आई थी, तो भाजपा ने मजबूरी में उन्हें 7 सीटों उप मुख्यमंत्री बनाया। उनके पिताजी जेल में थे, जेल से उन्होंने उनको छुड़वा दिया, उप मुख्यमंत्री 7 सीटों से। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आज एक दिन नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। आज यार ओवैसी साहब के भाषण जरूर सुना है, लेकिन जितनी भीड़ हमारे
कि हम ये सबसे दरखास्त कर रहे हैं अपने युवाओं से कि इसे वोट में कन्वर्ट करें। देखो आपको 75 साल से सबने यूज किया, सबने इस्तेमाल किया। एक बार आप ओवैसी साहब को भी यकीन करके और ईमानदारी सच्चाई के साथ सपोर्ट करे, वोट दे। आज में यार उसकी ताकत तो है, ताकत कैसे से बनेगी? नोट से नहीं मेरे भाई, वोट से। आपको संविधान ने हक दिया, जब आपके पास वो आता है वो वक्त, तो आप उसमें बिरादरीवाद में आ गए, गाड़े दिल्ली हम इनको देंगे, या आप उसमें आ जाते हो फिरका फरस्ती में। नहीं, ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना काम क्या है भाई? ओवैसी साहब को सबसे मेरी युवाओं से दरखास्त है कि वोट दे। देखो बगैर वोट के कोई भी पार्टी नहीं, आपकी पार्टी, हर पार्टी आपके वोट की इच्छुक है हिंदुस्तान में, लेकिन आपके हक के बात उठाने वाला, कहने वाला कौन है बताओ? आप पार्लियामेंट के अंदर हक बात कहने वाले उसे हिसाब से अलावा कोई है? और उनसे तरह तरह के पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर उनसे तरह तरह के सवाल किए जाते हैं और बेबाकी से आप उनके सवाल के जवाब देते हैं। तो मैं युवाओं से कहता हूँ कि ओवैसी साहब का दरखास्त है युवाओं से कि उनसे जुड़े, पार्टी को, संगठन को मजबूत करे। कोई भी संगठन का इतिहास डालो, आरएसएस भी 100 साल पहले 3 आदमी थे, केवल 4 जुड़े थे, और आज लगभग उनके करोड़ों समर्थक लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो ऐसे ही मेरी दरखास्त है सब भाइयों से, सहारनपुर से क्या, सहारनपुर के युवाओं से नहीं, सब युवाओं से दरखास्त है कि सब इत्तेफाक से, इतिहास से, भाई देखो एक दिन नहीं होना, एक दिन जरूर होगा। तो मेरी दरखास्त है कि सब लोग हम ओवैसी साहब को चाहे और वोट दे। अगर उनसे अच्छा नेता, वो क्या कह के गए आपको भाषण में कि मैं नेता बनना नहीं चाह रहा, मैं आपको अपनी जिंदगी में मरने से पहले आपको नेता बनना देख रहा हूँ। क्या ओवैसी साहब क्या पे जोर देते हैं? ओवैसी साहब जोर देते हैं कि भाई अपने बच्चों को तालीम। देखो एक हदीस पाक का मफहूम है कि बिना इल्म के बंदा अल्लाह को भी नहीं पहचानता कि अल्लाह है क्या। क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? कि हरगिज नहीं। तो सब मुसलमानों से दरखास्त है, अपने बच्चों को पढ़ाए, तो रोटी कम खा ले, दाल से रोटी खा ले, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने बच्चों को जोड़ दे। या ओवैसी साहब और भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन हजारों करोड़ों लोगों में एक आधा ओवैसी पैदा होता है। बैरिस्टर, बताइए आप, बैरिस्टर जब गृह मंत्री साहब कह रहे कि जनाब आपसे दरखास्त है कि आप देना फैलाना, जनाब सर से बात कर रहे हैं, तो हम अपने आदमी के साथ सब लोगों को हमने यकीन कर देखा, सब पार्टियों को हमने वोट देखा। एक बार मेरी दरखास्त है कि उसी साहब को बी टीम ना समझे हम। देखो आपको बहकाने के लिए बी टीम के आ जाता है, लेकिन बी टीम के सबूत कोई नहीं है, क्योंकि आरोप लगाना आसान है और आरोप को सिद्ध करना वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मेरी आपसे दरखास्त है कि इत्तेफाक, इतिहास से ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करे, वोट देना काम करे। आपने देखा कि ओवैसी साहब के चाहने वाले कितने लोग यहाँ पर मौजूद है और सबने अपनी अलग अलग बात रखी। जुड़े रहिए कलम हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट बार। जय हिंद, जय भारत।